इस चुनाव का एक्स फैक्टर क्या है? बहुत सारे इश्यूज़ पे हम लोग चर्चा देख रहे हैं। बहुत सारे नए नए ग्राउंड्स बनाए गए हैं, बहुत सारी नारे दिए गए हैं, लेकिन एक एक्स फैक्टर है जिस पर बहुत कम बात हो रही है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि इस बार भी पूरे प्लेटफॉर्म पे आप देखें तो बहुत कम बात हुई है, बहुत हल्की बात हुई है। हल्की इन द सेंस कि बहुत थोड़े समय के लिए बात हुई है, जबकि वो एक बहुत मेजर फैक्टर है इस चुनाव का। मैं बात कर रहा हूँ विमेन वोटर्स का। महिला आधी आबादी है इस देश की और उनका वोट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसी भी चुनाव में। आप देखिए पिछले 30-35 सालों में जो महिला पुरुष के बीच में पहले मतदान का अंतर था वो बहुत बड़ा था। आज की तारीख में ये है कि वो बिल्कुल नगण्य है, या कई फेजेस में तो उन्होंने आउटपेस किया है। इसीलिए हमने इस शो का नाम भी रखा है एक्स फैक्टर है इस चुनाव का, और उसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि महिलाओं ने क्या सोचा, किसके लिए वोट किया होगा, किन इश्यूज़ पे वोट किया होगा, उनको सबसे ज़्यादा चिंता किस बात की है, किस इश्यूज़ से ज़्यादा प्रभावित होती हैं और किसको वो मानती कि ये फालतू का इशू है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको इग्नोर करके कोई पार्टी अब नहीं चल रही है। आपने देखा होगा कि दोनों तरफ से दल, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या एनडीए गठबंधन हो, सब ने जो बहुत सारी स्कीम अनाउंस की हैं उसके सेंटर में महिलाएं हैं। चाहे वो महालक्ष्मी योजना हो, चाहे महातारी वंदन योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, हर योजना के केंद्र में महिलाएं हैं। और इस गवर्नमेंट ने जो करंट रिजीम है, इसने तो जितनी भी इनकी बड़ी पॉपुलर स्कीम्स हैं उसके सेंटर में ध्यान रखा गया कि महिलाओं को हमेशा प्रायोरिटी दी जाए। इवन जो पीएम आवास योजना में उसमें भी कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हो। ऐसे में ये समझना, इसका एनालाइज करना कि महिलाओं के मन में क्या चल रहा है, हालांकि कई विद्वान कहते हैं महिलाओं का मन पढ़ पाना बहुत ही कठिन है, असंभव है लगभग, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे ये समझने की इस चुनाव में उनका मन क्या है, वो किस तरह सोचती हैं, किस तरह वोट डालती हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही परिवार में पुरुष अलग वोट डाल रहे हों, महिलाएं अलग वोट डाल रही हों? ये सिर्फ पढ़े लिखे और अप मार्केट लोगों के बीच की बात नहीं, गांव में भी ऐसा हो सकता है क्या कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल एजुकेटेड लोग नहीं हैं, फिर भी उनके बीच में घरों में दो तरह से वोटिंग पैटर्न देखने को मिल सकते हैं क्या? कुछ आंकड़ों के जरिए इसको आपको मैं रखता हूँ, फिर इस चर्चा को शुरू करेंगे। करंट जो चुनाव चल रहा है, 6 फेज़ के चुनाव हो चुके हैं, इसमें मतदान हो चुका है। उसमें से 2 फेजेज़ में महिलाओं ने पुरुष को पीछे छोड़ दिया है। 5th और 6th फेज़ में जो उनका वोटिंग है वो पुरुषों से ज़्यादा है, बाकी 4 फेज़ में बिल्कुल बराबर है। और इस साल जो एडिशन हुआ है मतदाताओं का 3.5 करोड़ के आसपास, उसको और डिटेल करें तो हर 100 एडिशनल पुरुष में 107 नई महिलाएं जुड़ी हैं वोटर के तौर पर। यह भी अपने आप में बहुत सुखद और बहुत अच्छी खबर मुझे लगती है। तो इन सब चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो पिछले 10, 15, 20, 30 सालों में एक परिवर्तन आया है मतदान में, चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर के, उसका क्या असर होता है, और मूल प्रश्न यह है कि महिलाएं किस तरह से वोट करती हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो लोग आज हमने बुलाए हैं उसमें सारे लोग इस चीज़ पर बहुत गहराई से न सिर्फ अध्ययन किया है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लिखा पढ़ा भी है। किसी ने वीडियो बनाया होगा, किसी ने ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग की होगी, किसी ने आर्टिकल्स लिखे होंगे और बहुत डिटेल में उसको एनालाइज किया होगा। परिचय कराता हूँ आपको। मेरे साथ डॉक्टर रंजना कुमारी जी हैं जो सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर हैं। रंजना जी का बहुत बहुत स्वागत है। रूही तिवारी जी हमारे साथ हैं जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने ग्राउंड में घूम घूम के बहुत सारी रिपोर्टिंग की है, तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। साथ ही श्रुति चतुर्वेदी हैं जो को फाउंडर हैं इंडिया एक्शन प्रोजेक्ट की और बहुत एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पे। आजकल चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होते हैं, मूड बनाने में, सेंटिमेंट बनाने में उसका बहुत अहम रोल है। तो महिलाएं कैसे उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, श्रुति समझेंगे। और अंत में बहुत ही हमारे मित्र और सीनियर जर्नलिस्ट अनिल पद्मनाभन जी हैं जिन्होंने बहुत लंबे लेख लिखे हैं इस पर, और अभी ताज़ा एक लेख उन्होंने लिखा है, रंजना जी ने लिखा है कि कैसे महिलाओं का ये पूरा खेल बदल रहा है चुनाव पे। इन सब पे हम बातचीत करेंगे। अब मेरे सामने दुविधा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, किससे शुरू करूँ, तो लेडीज़ फर्स्ट तो रहेगा ही। मैं सोचता हूँ यंगेस्ट फर्स्ट से शुरू करूँ, मैं श्रुति के साथ। सबसे युवा चेहरा श्रुति हैं। श्रुति बताइए कैसे सोचती हैं महिलाएं चुनाव के समय, जब उनको मतदान करना होता है या चुनाव चल रहा होता है तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है?
नमस्ते। तो पिछले मैं 5 से 6 साल से एज़ अ हॉबी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हूँ, अलग-अलग कैंडिडेट्स के साथ काम करती हूँ उनके कैंपेन्स में, और काफ़ी डीप एक इनसाइट मिलता है इन वोटिंग पैटर्न्स, क्योंकि हम आउटरीच से लेकर कैंपेन डिज़ाइन से लेकर किस तरह से महिलाओं को पोलिंग स्टेशन तक लेकर आना है और किसे पोलिंग स्टेशन में लाने के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, उन सारी चीज़ों को बहुत ही टैंजिबली कैलकुलेट करते हैं। महिलाओं के लिए तो डेफिनेटली हमने पिछले 5 साल में एनी विच वे हमने वोटर टर्नआउट बढ़ते हुए देखा है। इनफैक्ट पिछले लोकसभा चुनाव में और इन लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग की है, मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एंड विद बाय 2029 के इलेक्शन तक महिलाएं सरपास कर जाएंगी पुरुषों को एटलीस्ट बाय 10%। सो नेक्स्ट इलेक्शन विल डेफिनेटली बी मतलब उसे डिजाइन किया जाएगा महिलाओं को अपीज करने के लिए। जो कुछ चीजें महिलाओं में मेरे एक्सपीरियंस से जो उन्हें ज्यादा अफेक्ट करती है, वो सबसे पहले है आपका वेलफेयर स्कीम्स, जो कि महिलाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कास्ट, रिलीजन, ये सारे जो मुद्दे हैं वो महिलाओं पर उतना ज्यादा उन्हें अफेक्ट नहीं करते हैं वोटिंग करने के लिए, जितना उन्हें जो हमारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे पीएम आवास योजना हो गया, जन धन योजना हो गया, इन सब के जो बेनिफिट्स हैं वो जितना ज्यादा उन्हें अफेक्ट करते हैं। सेकंड इज आपका जो सोशल फ्रेमिंग है, किस तरह से कौन सी पार्टी का सोशल फ्रेमिंग किया है, उससे भी महिलाओं में मतलब काफी हमने चेंज देखा है उनके पार्टिसिपेशन में। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने पार्टिसिपेशन को एक सेवा का रूप दे दिया है, जो कि महिलाओं के लिए बहुत इजी हो जाता है अपने घर में लोगों को समझाने के लिए कि मैं देश की सेवा के लिए जा रही हूँ। तो इस तरह से आप किस तरह से उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। एंड तीसरा है सोशल रिफॉर्म्स पे, कि आप अल्कोहल प्रोहिबिशन पे और डोमेस्टिक वायलेंस पे, विमेन सेफ्टी पर कितना काम कर रहे हैं। सो ये 3 चीजें हैं जो मेरे ऑब्जर्वेशन में महिलाएं सोचती हैं जब वोट देने जाती हैं। और बहुत हमने ये भी देखा है कि एक ही घर के जो महिलाएं और पुरुष होते हैं वो अलग अलग तरह से भी वोट करते हैं, बट काफी ज्यादा महिलाओं में हम लॉयल्टी देखते हैं, काफी ज्यादा एक फ्रेंचाइज वाला जो एक इमोशन हम बोलते हैं वो महिलाओं में होता है। और अगर आपको पता है कि महिलाओं एक जो जुट है वो इन्हें वोट करेगा, तो वो उन्हें ही वोट करते हैं। और महिलाओं में एक बहुत अच्छी सोच है, जो एक डिफरेंस होता है स्टेट और नेशनल सेंटर गवर्नमेंट की स्कीम्स का। तो उन्हें पता है कि जब लोकसभा में वो वोट करने जा रही है तो उन्हें क्या योजनाओं के बेनिफिट मिलेंगे, जब वो स्टेट में वोट करने जा रही है। क्या वो ये डिफरेंशिएट कर पाती है, ये सेंट्रल स्कीम है, ये स्टेट स्कीम है? बिल्कुल कर पाती है, बिल्कुल कर पाती है, और बहुत अच्छे से कर पाती है, क्योंकि उन्हें जब डिलीवरी दिया जाता है तो उन्हें हर स्कीम का डिलीवरी कहाँ से आ रहा है वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट किया जाता है। और वो घर चलाती है, राइट, तो पूरे घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होता है। तो बहुत सरप्राइजिंग है कि रूरल इंडिया में भी महिलाएं बहुत स्मार्टली डिफरेंशिएट कर पाती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, इसको आगे और डिटेल में करेंगे। एक एक राय पहले सबसे ले लेते हैं। रूही जी, आपने बहुत घूमा फिरा है और फर्स्ट हैंड रिपोर्ट आपके पास होगी। मुझे आप बताइए, किससे कहानी के अंदाज में बता सकते हैं आप? बिल्कुल फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं कि एकदम टीवी शो में बैठे तो फॉर्मल बात करेंगे एकदम। कैसे सोचती हैं वो लोग? आपने बात की होगी तो कई बार झिझक होगी कि खुल के नहीं बता रही हैं, या भाइयों, पिताओं, चाचाओं, दादाओं का दबाव होता है इसलिए वो खुल के नहीं बता रही, लेकिन बाद में फिर उन्होंने अपने दिल की बात रखी कि वो क्या सोचती हैं। आपने क्या महसूस किया? महिला वोटर्स कैसे सोचती हैं? जी नीरज, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि फर्स्ट जो पहला सवाल आता है वो ये है कि वोटर टर्नआउट जो हम कहते हैं, महिला का जो वोटर टर्नआउट है क्यों बढ़ रहा है। वो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि महिलाएं आज की तारीख में भागीदारी अपनी महसूस करती है राजनीति में, पॉलिटिक्स में, चुनाव में। सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि चुनाव आयोग ने कुछ कदम उठाए हैं या जो महिला के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं। तो महिलाएं अपना पार्टिसिपेशन क्यों ज़्यादा फील कर रही है पॉलिटिक्स में, वो क्यों ज़्यादा इन्वेस्टेड फील कर रही हैं? इसलिए फील कर रही हैं क्योंकि जो राजनीतिक दल है, जो राजनीतिक नेता हैं, वो सीधे रूप से डायरेक्टली महिलाओं से बात कर रहे हैं अपनी योजनाओं के तहत, अपने भाषणों के तहत, और जितनी भी किस्म के प्रोमिसेस चुनाव के पहले जितने भी वादे करते हैं उनके तहत। ये चीज़ आपको ग्राउंड पे भी देखने को मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा ग्राउंड पे कि महिलाएं जानती हैं कि उनके लिए क्या वादे किए गए हैं, उनको क्या ड्यू है, उनको क्या मिलना चाहिए, और वो अच्छी तरह से जानती है कि वो क्यों किसी को वोट करना चाहती है।
ये बात बिल्कुल सही है कि अभी भी कुछ प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जो घर के लोगों की बातें सुन के वोट डालती हैं, और वो जो चेंज है हमारी सोसाइटी में उसको होने में टाइम लगेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अब आज की तारीख में अपनी मर्जी से वोट डाल रही हैं, और वो इसीलिए डाल रही हैं क्योंकि उनको जो मिल रहा है वो उसके लिए शुक्रगुजार है और वो उसके लिए जाके वोट करना चाह रही है। अब आपने पूछा कि महिलाएं क्या सोचती है, देखिए कोई एक होमोजेनियस यूनिट तो है नहीं महिलाएं, वो एक इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, महिलाओं के लिए जन कल्याण की योजनाएं बहुत ज़रूरी है। वो भी इसलिए क्योंकि आज की तारीख में जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं, या आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बोला था, वो डायरेक्टली महिलाओं को टारगेट करती है। तो चाहे पीएम आवास योजना हो, उसमें कोशिश है कि रजिस्ट्री महिलाओं के नाम से रहे, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जो स्टेट्स में होता है कैश ट्रांसफर्स मिलते हैं महिलाओं को, वो सब, जैसे लाडली योजना हो गई या बंगाल में जो योजना है, वो सारी महिलाओं को डायरेक्टली टारगेट करती है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है। बाकी हर स्टेट में महिलाओं की अलग अलग प्रायोरिटीज़ है, अलग अलग प्राथमिकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि कहा जाता है कि योगी सरकार के तहत बेहतर हुई है, और वो बहुत बड़ा पॉइंट ग्राउंड में देखने को मिला है कि लोग, महिलाएं कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर जो कानून व्यवस्था है वो बहुत सुधरी है, इसीलिए हम इस दिशा में जाना चाह रहे हैं। किसी और स्टेट में कोई और कारण हो सकता है। एक और बात यह है कि महिलाएं क्योंकि घर चला रही हैं, उनके लिए महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये मैंने ग्राउंड पे जरूर देखा कि महंगाई जो मुद्दा रेज हो रहा था वो महिलाएं कर रही थी, बहुत कम पुरुषों ने महंगाई की बात की है, क्योंकि पुरुषों की जो प्रायोरिटीज होती है वो थोड़ी अलग है। महिलाएं महंगाई के मुद्दे को रेज करी थी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनके वोटिंग डिसीजन को इस टाइम पे इम्पैक्ट करेगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि महिला जो मतदाता है वो किस तरह से सोचती है, किस दिशा में सोचती है। जहां तक आपका ये सवाल था कि क्या कितना बात करना चाहती है, नहीं चाहती है, देखिए ये बहुत फर्क पड़ा है। पिछले दशक में मैं कहूँगी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से ग्राउंड पे जा रहे हैं। महिलाएं ज़्यादा खुल के बात करना चाह रही हैं, और अपने घर के पुरुषों के खड़े होते हुए भी वो अपना मत रख रही हैं। और कई महिलाएं तो ये कहती है कि हम अलग से अपनी मर्जी से वोट करते हैं, चाहे हमको सरपंच कुछ बोले, चाहे गाँव वाले कुछ बोले, चाहे हमारे परिवार वाले कुछ बोले। तो ये जो एक परिवर्तन आ रहा है, ये सब रिस्पॉन्सिबल है इस हायर वोटर टर्नआउट के लिए, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। परफेक्ट। रंजना मैम, आपने तो चूंकि बहुत सारे चुनाव भी देखे और बहुत सारे बदलाव भी देखे हैं। अभी रूही ने और श्रुति ने हमें बताया कि किस किस तरीके से करंट चेंज हम लोग देख रहे हैं। ये बात भी रूही ने भी हाईलाइट की कि अलग अलग एरिया की अलग अलग सोच हो सकती है। हो सकता है यूपी में सुरक्षा सबसे बड़ा इशू उनको लगता हो, या कहीं पे उनको महंगाई बहुत हर्ट कर रही हो, लेकिन एक कॉमन थ्रेड ज़रूर होगा कि मेरे परिवार के लिए क्या बेस्ट है। क्या इस तरह की सोच होती है, या आप जिस तरह से ऑब्जर्व करती हैं, पहले उसको बताइए हमें। नीरज जी, ये तो बिल्कुल ठीक है कि लगातार महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, और जब इस चुनाव में भी छठे और सातवें चरण में महिलाएं ज्यादा, कुछ परसेंटेज ज्यादा वोट की हैं पुरुषों से। लेकिन जो एक पर्सपेक्टिव इस पर ये है कि देखिए, दो तरह से चुनाव को इस बार एड्रेस किया गया। एक तो इमोटिव इश्यूज हैं, जो कि ज्यादातर रूलिंग पार्टी की तरफ से हुए। धर्म का सवाल हुआ, राम मंदिर का सवाल हुआ, ये जो पूरा मंगलसूत्र का सवाल, बहुत सारे इमोशनल महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे उठाए गए। लाभार्थी और वाला प्रश्न तो वो तो है ही है कि लाभार्थी हैं महिलाएं, और लाभार्थी होने के नाते उन्होंने वोट देने के लिए बाहर भी निकली, और उन्होंने अपनी खास चॉइस भी दिखाई है। लेकिन जो दो तरह के चुनाव के जो मुद्दे उठे, एक तरफ इमोटिव उठे, जो कि ज्यादा इमोशनल होती हैं औरतें, तो उनको उन मुद्दों ने अपील किया, और दूसरी तरफ ज्यादा लाइवलीहुड से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, आपको जॉब से रिलेटेड, वो एक जो कहते हैं रैशनल बातें कही गई, और महिलाओं को भी उसमें शामिल किया गया। जो दूसरे ग्रुपिंग के साथ, एनडीए और के साथ जो यूपीए के जो दल साथ आए, इंडिया अलायंस कह लीजिए, इंडिया अलायंस का जो मुद्दा था वो ज्यादातर इस तरह का था, जो आर्थिकी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा था। उसमें इमोशनल कम था। 1 लाख आपको सालाना देंगे और नौकरियां देंगे और तमाम इस तरह की बातें उसमें कही गई थी महिलाओं के लिए। लेकिन जो लाभार्थी, एक तो ये बात, तो जो इमोशनल इश्यूज थे, चाहे वो राम मंदिर का इशू हो, और चाहे वो महिलाओं से जुड़े हुए तमाम जो उनको सुविधाएं दी गई उनसे जुड़ा हुआ इशू हो, या फिर ये बातें भी, मंगलसूत्र वाली बात भी महिलाओं तक पहुंची, और ये जो मुद्दे थे उसको महिलाओं ने ज्यादा अपने कह लीजिए मन से, दिल से लगा लिया। दूसरी तरफ जो मुद्दे थे वो देर से आए,
महिलाओं को लाभ देने वाली बात कही गई वो थोड़ा देर से आई, और वो अभी महिलाओं तक उतनी नहीं पहुंच पाई जितनी की फर्स्ट सेट ऑफ इश्यूज को, जिसको मैं इमोशनल अपील कहती हूँ, वो हुआ। दूसरी तरफ देखिए, जो अभी ग्रास रूट में एक लार्जर पर्सपेक्टिव में फिर देखा जाए कि ग्रास रूट पर पंचायती राज के जो चुनाव इतने सारे हुए हैं, उसमें तमाम महिलाएं पॉलिटिकल प्रोसेस से जुड़ गई हैं और एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ है ग्रास रूट पर। और मैं तो कई जगह इस चुनाव में भी गई और महिलाओं से ना सिर्फ बात करने का मौका मिला, थोड़ा हम लोगों ने अपनी महिलाओं को वोट देने की अपील भी की। तो उसमें जो मेन बात ये आई कि महिलाओं ने ऑलरेडी कई चुनाव में हिस्सा लिया है, मोबिलाइज हुई हैं, और अब वो एक एस्पिरेशनल जनरेशन ऑफ विमेन है जो कि अब पॉलिटिकल राजनीतिक हिस्सेदारी कर रही हैं और आगे चाहती हैं। तो फिर उन्होंने एक तरह से अपना फैसला खुद लेना शुरू कर दिया है। तो जो लोग बार बार ये बातें सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो जात के नाम पर इनको मोबिलाइज कर लेंगे, इनको हम पति पिता पुत्र के नाम पर मोबिलाइज कर लेंगे, अब उतनी बात तो नहीं, अभी भी है, मतलब कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन बराबर है और बराबर से थोड़ा ज्यादा है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो दूसरी बात है कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो हुआ पंचायती राज में उनको जगह दे करके, उससे भी बहुत सारी महिलाएं राजनीतिक प्रक्रिया में आ गई हैं और वो अब चुन रही हैं, चुनना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती है, ना सिर्फ वोट देने के लिए बल्कि प्रतिनिधित्व के लिए। और तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे कि जो महिलाओं के साथ मैं अक्सर चूल्हा चौका पॉलिसी इसको बोलती हूँ, लेकिन महिलाओं के साथ वो हुआ, उनको चूल्हा भी मिला, उनको शौचालय की भी व्यवस्था की गई उनके लिए, जो तो ये जो सब चीजें हुई महिलाओं के साथ हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काफी असर रहा। तो और उसी तरह ट्रिपल तलाक का पिछले चुनाव में था, इसमें तो उतना कहीं नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन इन मुद्दों का असर निश्चित तौर पर औरतों पर रहा। और जो इंडिया अलायंस का कैंपेन था उसमें ये बातें आई, देर से आई और बहुत सारी महिलाओं को समझ में नहीं आई। तो ये भी एक कारण है कि मुझे लगता है कि जो बढ़ा हुआ वोट है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ ही जाएगा महिलाओं का। ओके अनिल सर, महिलाओं ने अपनी बहुत भारी जगह बना ली चुनावी घोषणा पत्रों में और हर पार्टी उसी के इर्द गिर्द अपनी स्कीम्स बना रही है। जैसे छत्तीसगढ़ का एग्जांपल मैं दूं तो किसी को नहीं लग रहा था कि वहाँ कोई चुनाव जीत पाएगी बीजेपी, लेकिन वो महतारी वंदन योजना जो थी उसने गेम चेंज कर दिया और पार्टी इसको बहुत अच्छे से अब समझने लगी हैं। उसमें श्रुति जैसे लोग उसको बहुत हेल्प करते हैं डीप डाउन करके समझने के लिए कि कहाँ क्या वर्क करेगा। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि इस चुनाव में भी ये एक्स फैक्टर है और उसको इग्नोर करना बहुत खतरे से घंटी होगी? नीरज जी, अब तो आखिरी फेज आ गया, अब तो खतरे की घंटी है या नहीं हमें नहीं, बक्से में जो बंद है उसको लोग इग्नोर कर रहे होंगे कि पता नहीं क्या हुआ होगा। जी, तो मैं एक थोड़ा एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। ये जो बदलाव आया है ये हमें अचानक महसूस हो रहा है, लेकिन ये जो एस्पिरेशन और कॉन्शियसनेस दोनों इसके बेस फाउंडेशन में है। तो एस्पिरेशन तो महिलाओं, मेल्स फीमेल सब में हमेशा ही रहा है, बट उसके जो मीन्स होते हैं ना जिससे वो उपलब्धि हो, वो पहले नहीं थे। तो फर्क ये पड़ा मेरे हिसाब से। सबसे पहले जो आधार प्रोजेक्ट हुआ, आइडेंटिटी का हुआ, ये इससे शुरुआत हुई। सारा जो एक पूरा एक फाउंडेशन बना जिसपे बाकी चीजें लादी गई। तो अगर आधार देख लीजिए, एक आइडेंटिटी जो मेल महिलाओं और पुरुषों का आइडेंटिटी का बड़ी समस्या थी, उसका हल हुआ और एक सेक्युलर तरह से हुआ, दोनों का एक ही हिसाब से हुआ। फिर उसके बाद जो बिजली, पानी, चूल्हा, ये कुकिंग गैस, ये जो सुविधाएं दी गई, इसमें इतनी उपलब्धि बढ़ी। तो ये जो एस्पिरेशन है इसका एक रियलाइजेशन हुआ और इसमें राजनीतिक तौर पे ये हर पार्टी ने ये पहचान लिया था पहले से ही। लेकिन इसमें जो हमारे मोदी जी हैं, इनका एक सबसे पहला जो इंडिपेंडेंस डे पे जो एड्रेस रहा, तो आपको दो चीजें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। इन्होंने दो चीजें कही। उस टाइम वो हादसा हुआ था दिल्ली में वो महिला के साथ, तो उन्होंने कहा, उसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम घर में जब भी महिलाएं, हमारी लेडी मेंबर लेट आती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, उनको फोन करके पूछते हैं कहाँ हो, क्या हो। लेकिन जो पुरुष है वो चाहे 6 बजे आए या रात के 11 बजे आए, कोई उनसे सवाल उठाता नहीं है, ये पूछते हैं कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे थे। तो उन्होंने जो पूरा ओनस था
ये विमेन सेफ्टी और विमेन इंडिपेंडेंस और पूरा जो है पूरा पलट दिया। दूसरे में उन्होंने कहा कि मैं अब टॉयलेट्स पूरे देश में, जो उस टाइम आपको याद होगा 60 करोड़ लोग ओपनली डेफिकेट करते थे, तो उसका जो एक उस टाइम कुछ लोग हंसे भी थे, मजाक उड़ाया था कि इंडिपेंडेंस डे लाल किले से कौन सा प्रधानमंत्री ऐसी बात करता है। लेकिन अब हम 10 साल बाद जब देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि कितना फर्क पड़ा। ये जो भी फील्ड में है, जैसे रूही है, श्रुति जी हैं, जो भी हैं, गए होंगे, इन्होंने देखा होगा खुद। मैं भी अभी हाल में गया था, गोरखपुर देवरा गया था, तो वहां पे जो भी महिलाएं मिली उन सबका सबसे पहले, जैसे रूही ने कहा, सेफ्टी, दूसरा शौच, पानी, कुकिंग गैस। और कुकिंग गैस में एक नया है, इलेक्ट्रिसिटी के आने के कारण इन्वर्टर, जो वही इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवन है, वो भी उन्होंने ले लिया है। तो हाँ जी, तो उसके वो भी घर पे आया है, तो पहले था ही नहीं, अब वो एक बिजनेस मॉडल बन गया है। अब इन पे आप जोड़िए जो केंद्रीय लेवल पे जो प्रोग्राम आ रहे हैं और स्टेट लेवल पे भी आ रहे हैं, बट केंद्रीय लेवल पे जो लखपति दीदी है, ये पूरा एस्पिरेशन का पूरा एक आर्किटेक्चर बदल रहा है। अभी हाल में मैंने देखा था किसी टीवी चैनल पे, एक महिला के बारे ये ड्रोन दीदी, वो कह रही है कि देखो मुझे एक नया नाम दे दिया मोदी जी ने, कहती है ड्रोन दीदी। तो लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, इन सब का जो ना एक तरीके से एक स्टेटस भी दिया है, रिस्पेक्ट भी दिया है और एक इकोनॉमिक पावर भी दिया है। अब ये सब जोड़ोगे तो यही हमें सामने नजर आ रहा है। तो अगर इसको कोई इग्नोर करेगा तो आप जो सही कह रहे हो, खतरे की घंटी पक्का। नहीं, पॉलिटिशियन समझते हैं, वो बहुत बारीकी से इन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, समझते हैं इसको। श्रुति, वोटर बहुत ट्रांजैक्शनल है, ये एक वर्ड आजकल बहुत क्वाइन हो रहा है, राइट? बट ट्रांजैक्शन में वे करता होगा वो कि क्या एक्चुअली हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है? क्योंकि मैं एक कॉन्टेक्स्ट में बात कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऑफर्स, बहुत मार्केटिंग लैंग्वेज है ये, पार्टीज़ दे रही हैं, बढ़ बढ़ के ऑफ़र दे रही हैं ना, मतलब पता नहीं क्या क्या दे रही हैं, वो तो इतनी ज़्यादा चीज़ें दे रही हैं, फिर भी किसी एक पार्टी की तरफ उनका झुकाव हो जाता है। ये कैसे वे करती हैं वो? आपने चूँकि बहुत आज काम किया है, साथ में इसमें क्वेश्चन और जोड़ देता हूँ मैं, क्या ऐसा होता है कि सोशल मीडिया के झांसे में, झांसा कोट एंड कोट, कि लोगों को ऐसा नैरेटिव बना दिया कि उसमें वो आ गई चपेट में? क्या ये होता है या वाकई वो इतनी समझदार है कि वो वे कर लेती है कि नहीं नहीं, ये हम चक्कर में फंसेंगे नहीं? तो सोशल मीडिया डेफिनेटली एक काफी इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे आप देखेंगे दैट इस चुनाव में अबाउट 263 मिलियन नए फीमेल वोटर्स अगर ऐड हुए, उसमें से 141 18 से 29 साल की उम्र के बीच की वोटर्स हैं। तो ये यंग वोटर्स हैं और ये एस्पिरेशनल है, ये सोशल मीडिया पर चीजें देखती हैं, ये एम्बिशियस हैं। तो जब भी हम कम्युनिकेशन अगर क्राफ्ट करते हैं तो बहुत स्पेसिफिक कुछ चीजें होती है, जैसे वन इज योर सेफ्टी, सेकंड इज डिग्निटी, जैसे बाकी के 3 गेस्ट ने बात किया दैट बहुत सारी चीजों ने, जैसे एक अच्छा शौच मिलना, दैट इज अ मैटर ऑफ डिग्निटी। थर्ड इज आइडेंटिटी। तो जब आप उन्हें एक आइडेंटिटी देते हो, आज अगर उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, उनके नाम पर घर हो रहा है, तो ये उनको एक समाज में एक रिस्पेक्ट देता है, उनके खुद के घर में उन्हें एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, क्योंकि अब जो पुरुष हैं वो उन पर डिपेंडेंट हैं। तो ये सारी चीजें बहुत एक तो इमोशनल लेवल पर खेल जाती हैं। इन माई एक्सपीरियंस, राम मंदिर का जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ये बहुत ही छोटी सी चीज है, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, पर इस चीज का इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है महिला वोटर्स पर, स्पेशली इन रूरल इंडिया, के घर पर प्रसाद देने आए, मतलब राम जी हमारे घर पर आ गए हैं, एंड दैट हैज प्लेड अ वेरी गुड इमोशनल एंगल। महिलाएं ट्रांजैक्शन समझती हैं, जैसे कि आप लखपति दीदी और महालक्ष्मी योजना, इन दोनों के बीच में भी देखोगे तो उन्हें पता है कि कहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी है और कहाँ पे कम मेहनत पे हमको उतना पैसा दिया जाएगा। सो दे हैव बिकम वेरी ट्रांजैक्शनल। वी डोंट नो कि कितना हेल्दी है या नहीं है कि इतना ज्यादा सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर डिपेंड होना। जैसे लखपति दीदी एक लेवल पर स्किलिंग की बात कर रही है, जहाँ की महालक्ष्मी योजना इक्विटी की बात कर रही है, इन द वर्क स्पेस में आपका इक्विटी की बात हो रही है।
तो महिलाएं इन सब चीजों को मैनेज करती हैं, वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों चीजें देखती हैं, वो अपने अराउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखती हैं कि उनके अराउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है जो उन्हें सपोर्ट करेगा। अगर मुद्रा लोन में लोन मिल रहा है, क्या वो लोन लेकर वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकती हैं। स्किलिंग की इतनी सारी स्कीम्स वगैरह है। स्किल लेकर आज महिलाओं में फ्रस्ट्रेशन ये है कि हमने स्किल तो सीख लिया, हम चीजें बना रहे हैं, हम बेचे कैसे, बिकॉज मार्केट के साथ लिंकेज नहीं हो पा रहा है, सेल्स नहीं हो पा रही है। तो कुछ चीजें हैं जो महिलाएं समझ गई कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले 10-15 साल से होते आ रहा है ये चीजें। सो वो ट्रांजैक्शन समझती हैं, वो कैलकुलेशन समझती हैं, मैथमेटिक्स समझती हैं, घर का खर्च वो चलाती हैं, और वो अपने बच्चों की पढ़ाई भी समझती हैं। श्रुति, दो चीज़ें आपने जो रखी इसमें, उसमें थोड़ा एक एक लाइन मुझे और जवाब चाहिए। एक आपने कहा कि राम मंदिर का असर है, बहुत सारे पोस्टर तो मानते ही नहीं कि इसे कोई इशू भी था, ये एक वो मुझे बताइएगा। दूसरा आपने कहा कि उनको ये पता है कि कहाँ से फ्री में मिल सकता है और कहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप आज से नहीं बने, 20-30-40 साल से चल रहे हैं वो, लेकिन अब जाके वो स्वनिधि योजना, विश्वकर्मा योजना या सीड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल मिल रहा है उनको, तो क्या वो इसको ज़्यादा तवज्जो देती है कि हम अपने रिलायंट होकर के फ़ायदा उठा लें, या जो फ्री में मिल रहा है आराम से उस पर काम करें? एट द बेनिफिट ऑफ साउंडिंग थोड़ा एरोगेंट, बट women आर प्रेफरिंग कि जो इजीली मिल रहा है वो बेटर है। जैसे उज्ज्वला योजना का भी एक लेवल पे फ्रस्ट्रेशन ये था कि आपने चलो हमको गैस का सिलेंडर दे दिया, अब उसको वापस से भराएगा कौन, वो वापस से वही वो लकड़े पर ही बनाना शुरू हो गया, बिकॉज घर में मेल मेंबर उतना सपोर्ट नहीं कर रहे कि हाँ चलो हम सब्सिडी के बाद भी हम अफोर्ड कर पाए उस सिलेंडर को। तो ये सारी चीजें जैसे होती है, तो जो चीज इजी पहले मिल रही होती है, दे वांट टू डू दैट, क्योंकि ऑलरेडी इतना स्ट्रगल है उनकी लाइफ में। तो सेल्फ रिलायंट होना वो एक वो मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की, आपका हायरार्की में वो थर्ड लेवल पे आ जाता है, वो थोड़ा थर्ड या फोर्थ लेवल पे के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ जाता है। अभी उनकी बेसिक नीड्स ही बहुत ज्यादा है, तो एटलीस्ट हेल्थ केयर अब इज टेकन केयर ऑफ, एजुकेशन उनके अपने बच्चों की पढ़ाई है, हस्बैंड्स के पास में जॉब नहीं है बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, तो उन्हें बहुत तोल मोल के अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और उन डिसीजंस में सबसे पहले कि जो मेरा बेसिक नीड्स, जो भी पार्टी या जो भी गवर्नमेंट मुझे कमिट करती है कि मेरी बेसिक नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, और मुझे डिग्निटी मिल रही है और मुझे आइडेंटिटी मिल रही है। ओके, एक आत्मनिर्भर और ये सब इज नॉट अ ह्यूमन नेचर के मैं सबसे पहले आत्मनिर्भर होना चूज करूंगी। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। मॉनिटरिंग का एक इशू है कि आपने दे तो दिया, लेकिन उसको क्या वाकई वो यूज़ हो रहा है। मैं इसमें एक छोटी सी आप लोगों के साथ कहानी शेयर करता हूँ, उसके बाद रूही आपके पास आता हूँ, फिर मैम आपके पास। संजना जी, डीप साउथ में एक मंदिर है जो बहुत बड़ी लेवल पे डेट स्कीम चलाता है, वो क्रेडिट देता है बहुत सारे लोगों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बेसिकली। तो अभी जो हम लोगों के पास डेटा अवेलेबल होता है कि इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा मिला, विद इन दैट ग्रुप किसको दिया, किससे वापस आया, उसकी ट्रैकिंग नहीं होती। लेकिन वो मंदिर ट्रस्ट उसको भी ट्रैक करता है कि उस सेल्फ हेल्प ग्रुप ने किसको दिया और उसका क्या हुआ। तो उसकी स्टडी में निकल के आया कि जिस दिन महिलाओं ने उस ग्रुप के अंदर लिया था, वो एटलीस्ट 8 क्रेडिट साइकिल कंप्लीट कर चुकी हैं। उनका मतलब सिबिल रिपोर्ट निकाली है तो 800 से ऊपर जाएगी। हमारे पास वो ट्रैकिंग नहीं है, वो किसी इंडिविजुअल ने, किसी एक धर्म क्षेत्र के ट्रस्ट ने किया है। अगर ये वाकई मॉनिटरिंग की जाए ना, तो शायद गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन ये हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया कि ये बहुत ही बड़ी, और उनकी क्रेडिट की जो पूरी बुक है वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की है। इट्स अ ह्यूज। खैर एनीवे, ये फिर विषयांतर हो रहा है। रूही जी, एक थोड़ा मुझे बताइए कि 18 से 30 के ब्रैकेट की जो महिलाएं हैं, जिसमें नई वोटर भी शामिल होंगी और जो भी 2-3 बार से कर रही होंगी, उनकी सोच में और 30 से ऊपर वाले की सोच में क्या फ़र्क देखती हैं आप? देखिए, सोच में एज से ज़्यादा ज़रूरी है या फ़र्क है आपके बैकग्राउंड का। जो अर्बन वोटर है या जो एजुकेटेड 18 से 30 की उम्र की वोटर है, वो अलग सोचेगी थोड़ा एज कम्पेयर टू जो गांव ग्रामीण वोटर है जिनको एजुकेशन नहीं हासिल हुई, जो उसी एज ग्रुप की है। तो मुझे लगता है महिला वोटर को एज ग्रुप में इतना इजीली ब्रैकेट हम नहीं कर सकते। हमको उनके बैकग्राउंड के हिसाब से, उनके एजुकेशन के हिसाब से ब्रैकेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है, अगर हम कंपेयर करें कि सेम लेवल ऑफ एजुकेशन की 18 to 30 की महिला का और 30 प्लस की महिला का क्या किस तरह उनका झुकाव है, एक बहुत सिंपल चीज़ है। कुछ चीज़ें हर महिलाओं को चाहिए, कुछ चीज़ें सबके लिए ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा, सेफ्टी।
वो आप कहीं भी जाए, कोई भी महिला किसी भी एज ग्रुप की हो, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगी, उनके लिए बहुत ज़रूरी होगी। लेकिन जन कल्याण वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप मान लीजिए जो घर चला रही हैं, जो गृहिणी हैं, जो जिनको घर अपना संभालना है, जिनको अपना चूल्हा जलाना है, उनके लिए ज़्यादा। उनसे कम उम्र की जो महिलाएं हैं, जो उनके लिए जन कल्याण या जो फ्री में जो आपको मिल रहा है वो उतना ज़रूरी नहीं है। उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, आप उनको स्कॉलरशिप दें, आप उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें और आप उनको आत्मनिर्भर होने के कुछ रास्ते दिखाए, कुछ आप आत्मनिर्भर होने के लिए उनको उस डायरेक्शन में आप उनको इनकरेज करें। तो ये फर्क जरूर है कि जो महिलाएं थोड़ी घर चला रही हैं, जो गृहिणी है, जिनको अपने फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, जिनको अपना घर मैनेज करना है, उनका जो इस समय जो उनकी नीड है वो थोड़ी अलग है। उनको घर के लिए चीज़ें चाहिए, जैसे घर चाहिए या राशन चाहिए या आपको कैश ट्रांसफर चाहिए। लेकिन मान लीजिए जो थोड़ी यंग है, जिनमें एस्पिरेशन ज़्यादा है, और देखिए अब थोड़ा फर्क हो रहा है। अब हम सबके पास एक्सपोजर ज़्यादा है, ग्रामीण जिलों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी सबके पास आज की तारीख में हर परिवार में एक ना एक स्मार्टफोन ज़रूर है। और ये स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं जो आज की तारीख में है ज़्यादा यंग महिलाएं, तो उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, तो उनके जो एस्पिरेशन है वो ज़्यादा है। उनकी एस्पिरेशन यही है, जैसे मैंने बताया, कि आपको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। अब आपको मैं एक ग्राउंड से एक बहुत इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल देती हूँ अपनी बात को समझाने के लिए। मैं जब झाबुआ गई मध्य प्रदेश में, वहाँ पे एक थोड़ा सा एक रिमोट विलेज था। वहाँ एक माँ और बेटी थी। माँ भी ऑफ कोर्स ग्रामीण योजना में वो काफ़ी यंग थी, वो अपने 40 की होंगी। बेटी थी इस समय 20 साल की, पहली बार वोट देने जा रही थी, और वोट वो देने जा रही थी क्योंकि उनका नाम आ गया था वोटर लिस्ट में। माँ ने बोला कि भाई हमको तो घर मिल गया है, हम बहुत खुश हैं, हमारे पास घर है, और हमको लाडली बहना योजना के तहत हम लोगों को पैसे मिलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश की एक बहुत ही लोकप्रिय योजना है जन कल्याण की, शिवराज चौहान जी की, वो हमको मिलता है। बेटी ने बोला कि देखिए ये सब अपनी जगह है, लेकिन मैं आगे जाके क्या करूंगी? घर तो आपको मिल गया, अब हम उस घर में रह रहे हैं, लाडली बहना के पैसे हमको मिलते हैं, लेकिन मेरा फ्यूचर क्या है? मुझे आगे जाके क्या मिलेगा? तो मुझे चाहिए कि मुझे सरकार से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले जहां औरतों को प्रिफर किया जाता हो। आरक्षण की बात नहीं है, लेकिन जहां औरतों के लिए ईजियर है काम करना, घर से निकल के जाना, जहां घर से आपत्ति नहीं होगी। तो ये एक तरीका है, मैं आपको बस बता रही हूँ कि किस तरह से ये जो एस्पिरेशन है ये थोड़ी बदल रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। और इसी क्वेश्चन को मैं रिफ्रेश करके रंजना मैम से भी पूछूंगा कि अभी इसको थोड़ा सा वैसे रिफ्रेश कर देता हूँ कि यंग में, और जो एक उदाहरण अभी झाबुआ के दिया इन्होंने, कि जो बच्ची भी 20-22 साल की, वो कॉलेज में पढ़ रही है, उसके हाथ में मोबाइल है, वो दुनिया देख रही है, उसको अलग अलग उसके एस्पिरेशन हो सकते हैं। उसकी माँ को हो सकता है बहुत सारे फ़ायदे मिले हों, लेकिन उसको ये भी लगता होगा कि नहीं, ये वाली सरकार बहुत फ्यूचरिस्टिक है और इसमें आगे संभावनाएं हैं, या दूसरी वाली सरकार ट्राई करनी चाहिए क्योंकि उसकी स्कीम्स मुझे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं है। तो विद इन अ फैमिली ये हो सकता है कि माँ कुछ सोच रही, पिताजी कुछ सोच रहे। मैं ऐसी एक फैमिली को जानता हूँ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रिफ्रेश किया कि जहाँ माँ और बेटी के बीच में घनघोर लड़ाई, आजकल वैसे हर व्हाट्सएप ग्रुप में लड़ाई चलती रहती है, फैमिली वाले ग्रुपों में मार तक हो जाती है, बातचीत बंद हो जाती है। लेकिन ये एक रियलिटी है कि एज ग्रुप और थिंकिंग प्रोसेस में बहुत डिफरेंस हो गया है। आप कैसे देखती हैं कि ये नई पीढ़ी के बच्चे और पुराने ज़माने के लोगों के बीच में क्या ये भी एक इशू है? बिल्कुल, कोलाइडिंग जनरेशंस, मतलब कि आपस में जो भिड़ंत वाली जनरेशन का समय है ये। और दूसरा ये भी है कि जो माँ सोच रही है वो बेटी, अक्सर पहले भी होता था और अब तो और ज्यादा हो रहा है, वो बेटी बिल्कुल नहीं सोच रही है। और खास तौर से ऐसा एक आपके पैनलिस्ट ने कहा कि महिलाएं एक होमोजेनियस ग्रुप नहीं है। हर महिला को आप महिला कह करके एक साथ नहीं देख सकते, वहां पर भी इंटरसेक्शनैलिटी है, कास्ट, क्लास, जेंडर सब वहां पर भी है। तो वो और अलग अलग क्षेत्र से आई हुई महिला का अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स है। लेकिन यंग और ओल्ड में निश्चित तौर पर अलग है। जहां यंग लड़कियां, खासतौर से हमने जो दिल्ली के कुछ चुनाव क्षेत्र में देखा, यंग लड़कियां प्रश्न कर रही हैं। उन्हें जो महिलाएं बैठी थी भूख हड़ताल पर और जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ था, और जो यौन शोषण का सवाल, सुरक्षा का सवाल, रेप के तमाम केसेस में जो कोई कुछ नहीं हुआ है, वो तमाम प्रश्न पूछ रही हैं वो लड़कियां। और पढ़ी लिखी लड़कियां इस समय वो कहते सुरक्षा
शिक्षा और रोजगार, ये इस तरह के जो रैशनल मुद्दे हैं उनको वो लोग उठा करके उस हिसाब से उन्होंने वोट दिया है। और जो कम पढ़ी लिखी गांव की खास तौर से गांव, और बनारस चूंकि मैं तो बनारस की रहने वाली हूँ, और वहां के गांव वगैरह में हमने देखा कि औरतें ज्यादा खुश हैं कि राम जी का मंदिर तो बन गया ना, प्रसाद तो आ गया ना, मतलब उनके मन में ये जो इमोशनल, जैसा मैंने कहा, रैशनल और इमोशनल के बीच में इस बार का चुनाव औरतों के लिए रहा है। और ज्यादातर उनको इस बात से खुशी हुई कि हाँ ये हो गया तो, और हमें इतनी चीजें मिल गई हमारे जीवन में। राशन का खास तौर से देखिए, राशन से उनको ये फायदा हुआ कि वो अपने बच्चों को खिला पाई हैं। नहीं तो क्या होता था, मारपीट के अगर पैसा आया तो उसको छीन के जाके शराब पी के आ गए, उनके पति सिनेमा देख के आ गए, शहर घूम के आ गए, तो वो उनके हाथ में कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज नहीं था। और अब जो कि डायरेक्ट परिवार में मिला है और उस राशन से वो अपने बच्चों को खिला पा रही हैं, तो वो एक जरूर फर्क पड़ा है। लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात नीरज जी कही सेल्फ हेल्प के ग्रुप के संदर्भ में, और वो महत्वपूर्ण बात है कि तमाम ये बातें ये ऊपर के लेवल पे ही चल रही हैं। कहीं हम लोगों के पास कोई डेटा नहीं है जिससे कि हम ये स्पष्ट रूप से कह सकें कि इन महिलाओं को इस तरह का इतना लाभ मिला है। ये बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन लेकिन चुनाव में चूंकि वो हो हुल्लड़ में ये सब कुछ हो गया, किसी ने कहा 20 मिलियन, किसी ने कहा 50 मिलियन, किसी ने कुछ, लेकिन कहीं हमारे पास कोई कॉन्क्रीट डेटा और फैक्ट या कोई ऐसी रिपोर्ट या कोई ऐसी स्टेटस रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि मैं खुद रिसर्चर भी हूँ तो तमाम ढूंढती रहती हूँ इन तरह की चीजों का। कहीं हमारे पास बहुत आंकड़ेवार कोई चीजें नहीं जिनको कि हम स्पष्ट रूप से कह सकें कि कितनी महिलाओं को कितना फायदा हुआ, महीने में वो कितने चूल्हे खरीद पाई, कितना गैस का इस्तेमाल हो पाया, या फिर उनको राशन मिला, किस तरह के परिवारों को मिला। और बहुत सारे परिवारों को नहीं भी मिला है, ये नहीं कि कई परिवारों को मिला है, लेकिन हमारे पास कोई एक जिसको कहते हैं ना एक स्टेटस रिपोर्ट या एक इम्पैक्ट असेसमेंट, वो नहीं हुआ। जो आपने कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में प्रश्न उठाया, लेकिन निश्चित तौर पर पंचायतों में आने के बाद और सेल्फ हेल्प ग्रुप में आने के बाद महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ी है, आर्थिक भागीदारी बढ़ी है, राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ी है। और अभी देखिए जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, हम लोग के 27 साल के संघर्ष के बाद पास हुआ, लेकिन दिया तो नहीं ना, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ में कुछ नहीं मिला। मतलब कि ना तो सीटें मिली, ना औरतें चुनाव लड़ी। तो ये प्रश्न जो नौजवान पीढ़ी उठा रही है, और जगह जगह सोशल मीडिया पर उन लोगों की तरफ से ये सारे प्रश्न सामने लाए जा रहे हैं। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है मैडम। मिलेगा आप लोगों का जो संघर्ष है ना इस लेवल तक आ गया, तो अब अगले चुनाव में मुझे नहीं लगता कि बच पाएंगे। अब बहुत आजकल गारंटी बहुत चल रहा है दोनों की। एक गारंटी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को कि आने वाले इलेक्शन में, यानी जो 29 से उससे ऑनवर्ड्स होंगे, उसमें आप देखेंगे ना कि ग्राउंड पे और ज़्यादा उथल पुथल दिखेगी इन टर्म्स ऑफ विमेन। क्यों मैं कह रहा हूँ ये, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की ना, मेरी ग्राउंड स्टडी तो नहीं है, मैंने बहुत घूम के नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की पढ़ी हैं। आप यकीन नहीं मानेंगी कि इतना ज़बरदस्त काम वहाँ पे हो रहा है कि उसकी मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी। आपके पास चॉइस नहीं है, आपको वो करना पड़ेगा, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। 96 लाख स्ट्रीट वेंडर हैं इस देश में जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया भी है, जो सरकार ने शुरू की थी स्कीम। उसमें से बहुत सारे, हो सके 95% शायद एक बार भी उनको बैंक से लोन नहीं मिला था। जनधन खाता खुला है लेकिन क्रेडिट एक्सेस नहीं है। अब उसमें से बहुत सारी महिलाएं भी हैं उसमें। तो ये चीज़ें अब आ रही हैं, ये डेटा कलेक्ट हो रहा है, और उनके क्रेडिट है वो पैसे वापस कर रही हैं। जो आपने बाद में स्वनिधि योजना सुनाई ना, कैपिटल फंडिंग करेंगे आपकी, चलो एक बार सीड कैपिटल मिल गया तो अब धंधा कैसे चलेगा, ये सब हो रहा है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अब ये भूल जाना चाहिए कि वो इग्नोर करके चलेंगे। ग्राउंड का डेटा उनको लेना पड़ेगा और फिर तय करेंगे कि किसको कौन वोट देगा। एनीवे, अभी थोड़ा सा फिर विषयांतर हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा एक लोडेड क्वेश्चन पूछता हूँ अनिल जी से। अनिल जी, करंट चुनाव में महिलाओं का मूड किस तरफ है? ये थोड़ा लोडेड क्वेश्चन है, लेकिन अब चूंकि माहौल वैसा तो मेरे को पूछना पड़ेगा आपसे। मतलब डेटा के हिसाब से या सेंस जो आपको मिल रहा हो ग्राउंड पे। तो नीरज जी, मेरे गेस्ट के पहले मैं आपको एक थोड़ा आपके जो उदाहरण दिया ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो आपने कहा ट्रांजैक्शन बेस्ड थिंकिंग है। आप में कर्नाटक जो चुनाव हुआ उसमें ये इसका साफ उदाहरण रहा। तो उसमें महिलाओं का जो वोट था वो बदला, कांग्रेस की तरफ एक भारी बहुमत से बदला। क्यों बदला? एक कारण जो था गैस प्राइसेस था। तो कर्नाटक एक स्टेट है जिसमें 100% सबके घर में कुकिंग गैस आ चुका है।
मतलब आंकड़े के तौर पे एक आध मिस हो गए होंगे हाउस होल्ड, बट 100% कुकिंग गैस आ गया है। तो इनको ना हर घर में कुकिंग गैस की आदत लग गई। और जब ये कोविड हुआ, उसके बाद यूक्रेन जंग हुआ, तो ये दाम बढ़ गए, जो 500 रुपए का था 1000 रुपए हो गया। तो उनमें इनका नुकसान हुआ। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इसका एक कॉम्पनसेशन दिया और उन्होंने कहा कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। तो इससे उनके जो एक रिएक्शन हुआ और उन्होंने ये एक महंगाई का जो एक इम्पैक्ट है इसमें निकाला। तो एक तरीके से महंगाई के डिफरेंट पैरामीटर्स आ रहे हैं। दूसरा जो आपने कहा ना, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें एक बिजनेस मॉडल है। ये मुथूट फाइनेंस करके साउथ में एक ग्रुप है, ये माइक्रो फाइनेंस में काम करता है। ये अकेले नहीं है, काफी करोड़ों माइक्रो फाइनेंस ग्रुप्स हैं। इनके सब मिलाओ तो आंकड़े, ये 8 से 12 करोड़ महिलाओं को इन्होंने कर्जा दिया है, फॉर छोटे छोटे कर्जे। मतलब ये नहीं कि 10-12 लाख, मतलब 1-1 लाख के कम, और ये छोटे छोटे कामों के लिए। और इनमें इनका डिफॉल्ट रेट जो है ऑलमोस्ट 0 है। तो एक बिजनेस मॉडल के तौर से भी महिलाओं में जो इन्वेस्टमेंट है, ये भी एक रेम्यूनरेटिव है। जब आपका सवाल का जवाब दूं तो मेरे हिसाब से जो भी जीतेगा, ये बड़ा सेफ आर्गुमेंट है, तो ये महिलाओं के मत पर ही जीतेंगे, ये तो बड़ा साफ है। तो आप टर्नआउट भी देखिए और जो चॉइसेस भी देखिए, और जिस तरीके से फोकस, जब फील्ड में आप गए होंगे, आपने रैलीज देखे होंगे, पिंक रैलीज, ये मैंने देखे 2-3 शहरों में यूपी में। तो पॉलिटिकल पार्टीज इसको ज्यादा कर रहे हैं। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है, समाजवादी पार्टी, आप महिलाएं देखेंगे ही नहीं इनके रैली में। तो लॉस किसी को होगा तो उनको होगा, फायदा किसको होगा? बहुत पार्टीज हैं जिन्होंने सबने ये महिला कार्ड प्ले किया है, किसका पड़े वो तो आपको पता चल जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे छोटा सा एक ब्रेक लेना, लौट के चर्चा को शुरू करेंगे फिर से। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों से कि ये जो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये शो आप सेव करके रखिए, 10 बार सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि हवा में चलती चीज़ें। पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत स्मार्ट हैं, उनके पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स हैं, उनको जाके ग्राउंड में बताते हैं कि भाई महिलाओं की क्या समस्याएं हैं। तो फिर मोदी जी को लगता है कि अब 12 से बढ़ा के 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड में ऐसी डिमांड है, लोग ऐसी समस्याएं रख रहे हैं। तो जो ये डिस्कशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या कोई भी हो, क्रेडिट एक्सेस कैसे बनेगा, स्वनिधि योजना अपने आप से नहीं बनी, फीडबैक पे बनी है। तो उनको ग्राउंड का सेंस बहुत है। और आधी आबादी अगर एक तरफ एक डिमांड रख रही है, तो हर पार्टी, ऐसा नहीं कि खाली मोदी जी कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी जितनी स्कीम्स रखी है वो इसी फीडबैक पे रखी है। तो इसलिए मैंने कहा था 29 की मेरी गारंटी है कि आप देखिएगा भी और बहुत क्या क्या चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि 50% वोटर्स को आप इग्नोर नहीं करके चल सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आके फिर थोड़ा सा और करेंसी वाले पॉलिटिकल लोडेड क्वेश्चन लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अपने बिग बॉस जब एमडी थे तो हमारा भी ख्याल रखते थे, और हमारे प्रिंस साहब तो अपने परिवार का इंश्योरेंस कराने में ही बिजी हैं। अरे बिग बॉस साहब, अपने परिवार का टर्म इंश्योरेंस कराने में ही बिजी हैं। आखिर ऑफिस भी तो हमारा परिवार ही है। लेट्स क्लोज द डील। थैंक यू। वर्मा जी, इस प्रिंस के साथ चाय पियोगे? अरे सर, LIC's ग्रुप टर्म एश्योरेंस प्लान, रखे आपके ऑफिस फैमिली का ख्याल। मसालेदार, मजेदार, हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा। One more from Singapore. कभी राजस्थान, कभी सिंगापुर, इतनी छुट्टियां अफोर्ड कैसे कर लेते हो? अंकल, आपने तो अपना स्वीट होम कब से नहीं छोड़ा? बुक नाउ ऑन अगोड़ा। पाइए कमाल के प्राइसेस अक्रॉस 3.9 मिलियन होटल्स एंड होमस्टेज। अगोड़ा, दुनिया देखो कम दाम में। कुछ लोग इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि पता ही नहीं चलता। जैसे कि APL अपोलो स्टील पाइप्स, एयरपोर्ट से लेकर आपके घर तक, कुछ ऐसी ही स्टील की ताकत को APL अपोलो बनाता है देश की बढ़ती ताकत। APL अपोलो, देश की बढ़ती ताकत।
फोन पे गर्व से पेश करते हैं share.market ऐप एंड वेबसाइट। जीरो ब्रोकरेज ऑन कैश डिलीवरी, इंट्राडे, FNO, जीरो अकाउंट ओपनिंग फी। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें। स्वागत है एक बार फिर से आपको। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्स फैक्टर जो इस चुनाव का है, महिलाओं के बारे में, कि उनकी सोच क्या है, वो कैसे वोट करती हैं, क्या इश्यूज़ उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज ग्रुप के वाइज, एरिया वाइज, या किस तरह की उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मेरे पास मैम 11 मिनट हैं और सब आप लोगों को डिवाइडेड, चारों लोग आप लोग बांट के अपनी अपनी बात रखिएगा। रंजना जी से शुरू करते हैं इस बार। रंजना जी, क्या ऐसा मानना ठीक होगा कि करंट रजीम के प्रति महिलाओं का थोड़ा ज्यादा झुकाव है? देखिए, अगर लाभार्थी बेनिफिशियरीज वाला पूरा अगर आर्गुमेंट है और महिलाएं लाइन में खड़ी हुई हैं, इस धूप में भी जाके उन्होंने वोट दिया है, तो शायद रुझान ऐसा मुझे लगता है। और काफी लोगों से शहरों में भी और गांव में भी जो मेरी बातचीत महिलाओं से हुई है, उससे मुझे लगता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो न्याय की बात कही गई है वो महिलाओं के लिए हक में नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा महिलाओं के हक में है। लेकिन वही कि वो बातें अभी तक ओके, शायद ऑडियो थोड़ा दिक्कत है। रूही, ये यही क्वेश्चन आपसे है, मैं दोबारा जाऊंगी मैम के पास। रूही जी, आपसे क्वेश्चन है, क्या ऐसा, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मतलब लोग मुझे कुछ भी कहें, लेकिन 2002-03 में मैं दिल्ली में था। उस समय मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। तब वहाँ पे बहुत सारे मेरे सीनियर, मैं यूएनआई में नौकरी करता था, कहते थे यार मोदी जी का एक बड़ा वोट बैंक विमेन का है, वो उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स रखते हैं, ये रखते हैं, वो रखते हैं। तो वो बात मुझे अचानक से याद है, तो मैंने कहा एक क्वेश्चन पूछ लें। रंजना जी का शायद कनेक्शन जुड़ गया। रंजना जी, अपनी बात आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं रूही जी के पास जाऊँगा। नहीं रंजना जी, मैं आपसे कह रहा हूँ अपनी बात कंप्लीट कर लें आप, फिर मैं रूही जी के पास जाता हूँ। नहीं आई तौर पर जो शहरों और गाँव नहीं हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही, प्लीज कंटिन्यू करिए। नहीं, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही नीरज जी? मेरी आवाज आ रही है? मैम आ रही है आवाज आपकी। अच्छा, ठीक है। तो नहीं, तो मैं ये कह रही थी कि जो देखने में आया है शहरों और गांव में, उसमें निश्चित तौर पर महिलाओं का जो रुझान है, और अगर जैसा कि कहा कि जीत अगर होती है तो महिलाओं की वोट की वजह से ही होगी, ये मैं पक्का कह रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि ये फर्क आया है। और दूसरा ये कि जैसे बहुत सारी पार्टियां, जैसे लालू यादव जी की पार्टी है, या जो समाजवादी पार्टी, तमाम और जो क्षेत्रीय दल हैं, उन लोगों ने महिलाओं के प्रति कोई बहुत ज्यादा समर्थन, कांग्रेस को छोड़ दीजिए अगर, और शायद नवीन पटनायक जी की पार्टी को भी छोड़ दीजिए, तो महिलाओं के प्रति कोई बहुत ज्यादा उनका ना तो कार्यक्रम रहा है, ना ही उन लोगों ने महिलाओं के प्रति कुछ खास ऐसा किया, ना महिलाओं को अपनी राजनीति में शामिल किया है। तो अभी अब उन लोगों को समझ में आएगा कि इतनी बड़ी संख्या में अगर महिलाएं बाहर निकल रही हैं, वोट दे रही हैं, पुरुषों से ज्यादा वोट दे रही हैं, तो विमेन एज अ वोटिंग, एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इमर्ज कर गई हैं। पहले होता था ना कि महिलाएं कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, वो तो वोट देंगी जो उनके पिता पुत्र कहेंगे, या उनकी जाति के लोग जहां वोट दे रहे होंगे वहीं वोट देंगे। इसलिए उनके प्रति इतना ध्यान नहीं दिया गया है। पार्टियों में ना तो मेंबरशिप में महिलाएं ज्यादा है, ना एक महिला विंग बना करके उनको छोड़ दिया गया, और उनको मुख्य राजनीतिक दल के कामकाज में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता उस तरह से। ना ही जब मोबिलाइजेशन होता है, जब उनकी मीटिंगें होती हैं, तो महिलाएं नहीं आती हैं, ना लाई जाती हैं। तो इसलिए अब आने वाले समय में निश्चित तौर पर सबको थोड़ा महिलाओं की राजनीति के प्रति, उनके वोट के महत्व के प्रति, और खास तौर से अगर ये जीत महिलाओं की वजह से होती है, जो कि महिलाओं की वजह से ही होगी, तो फिर निश्चित तौर पर सब पार्टियों को इसकी तरफ देखना पड़ेगा। सिर्फ वायदा करने से नहीं चलेगा, महिलाओं को राजनीति से जोड़ना, महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी देना, और साथ साथ में पंचायतों में से लेकर के स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट में भी हक मिलना देना पड़ेगा। जी रूही जी, यही सवाल आपसे है। इसमें खाली एक चीज़ और जोड़ देता हूं मैं, कि जो धूप में महिलाएं निकल के वोट कर रही हैं, जो आपने बात किया, सेंस किया होगा, तो ये भी तो हो सकता है कि उनको कांग्रेस के ऑफर ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, 8,500 रुपये महीने मिलेंगे। नहीं होने को तो देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नहीं, मैं तो आपका सेंस, मतदान कहते हैं अपने मन
अपने मन से वोटिंग नहीं। देखिए नीरज जी, मेरा काम है निष्पक्ष होके एक जो मुझे ग्राउंड पे जो मिला है वो आपके सामने रखना, और उस नजरिए से मैं इतना जरूर कहूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है महिलाओं के मतदाताओं के बीच वो बरकरार है। और बल्कि आज की तारीख में अगर महिला मतदाताओं को अगर हम एक लार्जर सेंस में देखें, अगर मैं स्टेट वाइज जाके ना देखूं, एक लार्जर सेंस में देखूं, तो ये बिल्कुल सही बात है कि सबसे ज्यादा शायद उनके लोकप्रिय नेता, उनके बीच में लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। लेकिन मैं एक थोड़ी सी उत्तेजक, थोड़ी प्रोवोकेटिव बात ये कहना चाहूंगी, क्योंकि ये क्लोजिंग रिमार्क्स है, कि आगे जाके अगर कोई ऐसा वोटर है इंडिया में, या कोई ऐसा है जो भारत की धर्म या जात की राजनीति को बदल सकता है, उसमें परिवर्तन ला सकता है, तो वो महिला वोटर है। क्यों? क्योंकि महिला वोटर पुरुष वोटर से ज्यादा प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है, और ये सब जो धर्म और कास्ट और ये सारी जो बातें होती हैं जो आपके एवरीडे लाइफ को नहीं इम्पैक्ट करती, वो सब के बारे में वो कम सोचती हैं, और वो ज्यादा ये सोचती है कि हमको क्या मिल रहा है, हमारा जीवन किस चीज से सुधर सकता है, हमारी सुरक्षा कैसे बढ़ सकती है, हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो जो भारत की जो राजनीति है, जो धर्म और कास्ट में, जात में फंसी रहती है, इसको बदलने का अगर एक कोई जरिया है तो वो महिला वोटर है। मैंने आपसे जो पहला सवाल पूछा था ना, उसको मैं इसी से कनेक्ट कर देता हूँ कि ये देखिए, आपने उनके मन की बात बताई कि ये वो क्या सोचती हैं कि किचन तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, और बहुत ज़्यादा नैरेटिव्स पे नहीं फंसना है, रियल इश्यूज़ को ज़्यादा ध्यान देना है। श्रुति से शो शुरू हुआ तो वहीं से ख़त्म होगा, इसलिए बीच में पहले अनिल जी आएंगे। अनिल सर, फाइनली पलड़ा किधर भारी, ऑब्जर्वेशन है आपका। मुझे नहीं पता क्या होगा। आप ये विषय छोड़ेंगे नहीं, मैं आपको सर देखिए, अनिल सर, इस समय अगर मैंने ये सवाल नहीं पूछा तो लोग कहेंगे 1 घंटे से बात कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि क्या होने वाला है 4 तारीख को। तो ये मेरी मजबूरी की ये सवाल मैं पूछूंगा ही जी। एक तरीके से हम चारों ने साफ कर दिया कि जो भी निर्णय आएगा 4 तारीख को, वो महिलाओं के वोट स्ट्रेंथ पर ही आएगा। पर इसमें एक मैं आपको एविडेंस के तौर पे एक विशेषज्ञ का शेयर करना चाहता हूँ। प्रदीप गुप्ता जी हैं, माय एक्सेस माय इंडिया के, तो उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू मैंने कहा था कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, 2-3 हफ्ते पहले, मतलब कहा था कि उन्होंने कहा कि women of a particular community are voting opposite to what the males are voting। तो मतलब उन्होंने कहा कि उनके पुरुष जो है, महिलाओं वर्ग जो है, उस समाज में जो भी कौम है उनमें हट के वोट कर रहे हैं। तो उनका जो संकेत है, आप उसको अपने तरफ से अंदाज से समझ लोगे तो एक तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिफ्ट है। तो ये जो हमने जो भी 1 घंटे में बात किया, ये सब जोड़ के इसका आउटकम है ये जो वोट सामने नजर आ रहा है। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा, जो ये परिवर्तन आया है ये रिवर्स नहीं हो सकता। दूसरी बात है, अभी अगले 5 साल में डिलिमिटेशन आएगा, सेंसस आएगा, उसके बाद महिलाओं का रिजर्वेशन है 29 के चुनाव में, तो ना ही विमेन के रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा महिलाओं का, उनका नंबर्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट के जो संसद के जो नंबर्स हैं वो भी बढ़ेंगे। करीब 800 के पास अनुमान है, और एग्जैक्ट नंबर अभी नहीं है। तो उसमें सोचिए 1/3 महिलाएं होंगी, तो उसमें कितना फर्क पड़ेगा पॉलिसी लेवल पे। सबने कहा कि महिलाओं का जो डिसीजन मेकिंग है वो पुरुषों से बिल्कुल अलग है। तो आप पॉलिसी लेवल पे वो अलग सोच लाओगे तो बहुत ही गहरा बदलाव भारत के लिए आगे में है। आपने प्रदीप गुप्ता जी का नाम लिया, एक्सेस माय इंडिया का। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा कि इस शो के साथ टैग कर देंगे। मैंने उनके साथ 1 घंटे सिर्फ इसी पे डिस्कस किया है, और उन्होंने मुझे जो बात बताई वो बिल्कुल मैंने गांठ बांध ली कि इस देश के करीब 60-70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका जीवन गवर्नमेंट पॉलिसीज से चलता है। इसलिए सरकार की उन स्कीम्स का जिनको फ़ायदा मिल रहा है वो इस बात को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं, और उनका घर चल रहा है जिसमें महिलाएं बहुत डोमिनेंट है, और उनको चूंकि डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है। तो जो बात अनिल जी कह रहे हैं उसको और डिटेल में समझना हो तो वो शो देख लीजिएगा, मैं टैग करा दूंगा उसको। श्रुति के पास चलते हैं। श्रुति, चेंज आपने जो कि पिछले 8-10 सालों में बहुत सारे चुनाव में लोगों की मदद भी की, क्या चेंज देखा आपने थिंकिंग प्रोसेस में, इस चुनाव में, उस चुनाव में, अर्बन में, रूरल में, एज ग्रुप में? क्रक्स क्या है उसका?
डेल्टा बहुत कम है इस चेंज का, मतलब जैसे 2019 में महिलाएं सोचती थी, जो हीरो प्रोडक्ट्स थे जिसके पीछे वोट दिया गया है, जैसे 67.2% महिलाएं थी जिन्होंने वोट किया था, उसमें से 46% एनडीए को वो वोट्स गए थे, और जिसका बहुत मेन रीजन था वाज अपना उज्ज्वला स्कीम एंड पीएम आवास योजना, जो कि बहुत हीरो प्रोडक्ट्स थे भारतीय जनता पार्टी के। ये सेम चीज इस बार भी थे, प्लस और भी ज्यादा बेनिफिट्स हो गए। नेशनलिज्म वगैरह उतना ज्यादा महिलाओं में चलता नहीं है, स्कीम्स की डिलीवरी ज्यादा बेटर हो गई, बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचने शुरू हो गए, अटल पेंशन योजना बहुत ज्यादा हिट है महिलाओं में। इनफैक्ट आई थिंक मेजोरिटी 68% जो उनकी बेनिफिशरीज हैं वो महिलाएं हैं, मुद्रा लोन की। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हाइपर हो गई है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज जनधन योजना में सबके बैंक अकाउंट्स खुल गए हैं। सो आई थिंक ज्यादा, और जैसे कि रूही ने बताया था, नरेंद्र मोदी जी का ब्रांड इज वेरी सॉलिड, पर एक चीज जो हम इस बार इज समथिंग दैट कैन बी लेफ्ट ओनली टू फॉर द रिजल्ट्स ऑन 4 जून इज कि क्या जो ये कुछ चीजें हुई है, जैसे प्रज्वल रेवन्ना वाला केस हुआ है, क्या इससे कोई इम्पैक्ट होगा? क्या गुजरात में जैसे क्षत्रिय आंदोलन हुआ जिसमें महिलाओं का डिसरिस्पेक्ट किया गया था, और उसमें सबसे आगे लड़ने के लिए महिलाएं ही क्षत्रिय समाज की आगे आई हैं, क्या उसका कोई इम्पैक्ट होगा? तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो मतलब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यहाँ बैठ के, बट डेफिनेटली ब्रांड मोदी इज रियली बिग फॉर वुमेन। फैंस है ये प्रधानमंत्री मोदी जी की, और ये प्रोडक्ट्स का जो डबल डाउन करके उनको बेनिफिट्स दिए गए हैं, वो चीज बहुत ज्यादा रजिस्टर हो गई है। और जिस तरह से हर आपका राशन का जो थैला आता है उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का फोटो आ जाता है, हर चीज में फोटो है, हर चीज को उसे इन्फोर्स किया गया है कि इनकी वजह से आपको मिल रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। श्रुति ने एक शब्द यूज़ किया डेल्टा, मैं अल्फा यूज़ करूँगा। मोदी जी ने अल्फा क्रिएट किया है और पेट्रोल पंप पे केवल उनकी फ़ोटो नहीं लगी रहती, जो जिस चीज़ की फ़ोटो लगी उसकी डिलीवरी भी हुई है, ये अल्फ़ा क्रिएट करता है। अल्फ़ा मतलब नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न जिसमें मिलता है उसको अल्फ़ा बोलते हैं। तो मोदी जी ने अल्फ़ा क्रिएट किया है। अब इसको आप माने न माने, अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे दोस्तों का, मेहमानों का, जिन्होंने बहुत अच्छे समय समझाया कि विमेन वोटर क्या सोच रही हैं और उनको और भविष्य में क्या चाहिए। कई लोगों ने फ्यूचरिस्टिक बातें कही कि आने वाली पॉलिटिक्स में आगे क्या क्या चेंज होगा, और ये मैं अभी अगेन मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में बहुत बड़े बदलाव आप इस सेगमेंट में देखेंगे, जो रियलिटी में चेंज होंगे, ग्राउंड पे चेंज होंगे, क्योंकि अभी बहुत बड़ा अनटैप्ड मार्केट पड़ा है महिलाओं का, जहाँ पे उनकी ज़रूरतों को एड्रेस अभी भी नहीं किया जा रहा है। वो शायद आने वाले 5, 4, 10 सालों में आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम लोग इंतजार रहेगा 4 जून का कि उस दिन क्या परिणाम आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।